हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। आप सबको अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार। सो गाइस, लुसेंट का जो आपका चल रहा था पर आपके पूरे डिवीजन वाला क्लास, उसमें हम लोग आज गुप्त काल की ओर पहुंच गए हैं। इससे पहले कई लेक्चर आपको गुप्त काल से पहले अपलोड कर दिया गया। सो गाइस, आप नहीं देखे हैं तो सभी लोग जाइए प्लेलिस्ट में और सभी वीडियो देखिए, तभी आपको मजा आने वाला है। सो आज हम लोग गुप्ता पीरियड या गुप्ता एम्पायर शुरू करने वाले हैं। गाइस, क्लास को शुरू से अंत तक देखना, थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारा बातें पढ़ना और बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंसेंट एंड इंडिया का सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्जाम में भर के क्वेश्चन पूछता है। गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें श्रीगुप्त है, फिर आपका घटोत्कच है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, फिर आपका समुद्रगुप्त है, फिर आपका चंद्रगुप्त है। अब यहाँ पे देखना, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद एक छोटा सा राजा आया था रामगुप्त। इसका नाम यहाँ हालांकि नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी देख लो रामगुप्त थे। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दूसरा आए, फिर कुमारगुप्त आए, फिर स्कंदगुप्त आए, और स्कंदगुप्त के बाद यहाँ पे एक और गुप्त थे, उनका नाम था भानुगुप्त, है ना। क्या नाम दोस्तों? भानुगुप्त। उसके बाद विष्णुगुप्त। मतलब जो आपके यहाँ पीपीटी में लिखा हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वही एग्जाम में आते हैं, इसलिए यह रामगुप्त से उतनी ऐसी नहीं एग्जाम में क्वेश्चन बनती है और भानुगुप्त से नहीं बनती, फिर भी आप लिख लीजिए। तो ये आपका कुछ गुप्त का राज आए होंगे। सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दूसरा, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। अब कैसे इसको याद करना है सर? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम की दो बेटा हुए, एक का नाम आपका चंद्रगुप्त के बाद आपके समुद्रगुप्त आए, और समुद्रगुप्त के बाद आपका है आपका चंद्रगुप्त दूसरा, है ना। फिर आपका है कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर आपका विष्णुगुप्त। यहाँ पे समझना दोस्तों, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए, और समुद्रगुप्त की दो बेटे हुए, एक का नाम है रामगुप्त और एक का नाम है चंद्रगुप्त दूसरा। तो बड़ा का नाम है रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त दूसरा, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। कैसे याद रखना है? तो याद रखना है, देखो दोस्तों, हम यहाँ पे चंद्रगुप्त को चंदू बुलाएंगे क्योंकि चंद्रगुप्त को चंदू ही कहा जाता था। तो ऐसे याद रखना है, श्री, यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रिक, श्री घटोत्कच चंदू। क्या बोलना है? श्री घटोत्कच चंदू, मतलब श्री से श्रीगुप्त, घटोत्कच से घटोत्कच, और चंदू से हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंदू आएगा, तो एक बार जब चंदू पहला हो ही गया तो दूसरा आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे उसके बाद याद रखना है समुद्र राम चंदू, समुद्र राम चंदू। मतलब सर, तो समुद्र से समुद्रगुप्त, राम से रामगुप्त, और फिर चंदू से तो पहला आ ही गया तो दूसरा होता है चंद्रगुप्त दूसरा। उसके बाद बोलना है कुमार स्कंद भानु। क्या बोलना है? कुमार स्कंद भानु। और लास्ट में बोलना है विष्णु भगवान की जय, तो विष्णु से हो गया विष्णुगुप्त। उम्मीद करते याद हुए। फिर से एक बार ट्रिक समझाते हैं। क्या बोलना है यहाँ देखिए ध्यान से, श्री घटोत्कच चंदू, श्री घटोत्कच चंदू, समुद्र राम चंदू, कुमार स्कंद भानु, कुमार स्कंद भानु, और लास्ट में बोलना विष्णु भगवान की जय। तो ये आपका ये पूरे के पूरे आपका गुप्त साम्राज्य के सभी राजा जो आपका कंप्लीट हो गया। श्री से आपका श्रीगुप्त, घटोत्कच से घटोत्कच, चंदू से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्र से समुद्रगुप्त, आपका रामगुप्त से रामगुप्त, चंद्रगुप्त दूसरा से आपको चंद्रगुप्त दूसरा, कुमारगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, भानुगुप्त हो गया, और अपना विष्णुगुप्त हो गया। इतनी बात आपको याद रखने वाली विषय है ना, ये आपकी याद रखने वाली। अब दोस्तों, अगर पूछे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, गुप्त साम्राज्य का अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन है, तो याद रखना गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है वो अपना श्रीगुप्त है। लेकिन क्या गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाएगा? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाएगा। अगर पूछे गुप्त साम्राज्य का वह कौन सा राजा जो नालंदा विश्वविद्यालय को आपका निर्माण किया बनाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो आपका कुमारगुप्त कहे थे। कौन गुप्त? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। गुप्त शासक किसके सामंत थे? तो याद रखना गुप्त शासक जो कुषाणों के सामंत थे। अभी सामंत शब्द कहाँ से है? तो दो बात याद रखना दोस्तों, कुषाण में से पढ़ाए थोड़ा बहुत, और एक भूदान होता है, एक सामंत होता है, एक भूदान होता है। जब हम ब्राह्मणों को भूमि दान देते हैं, जब हम ब्राह्मणों को भूमि दान देते हैं तो उसको भूदान कहते हैं। और जब हम अपने सेना को, अपने नौकर चाकर को हम पैसे के बदले, वेतन के बदले अगर हम भूमि दान में दे देते हैं, वेतन के बदले अगर भूमि दान देते हैं, सो गाइज इसको कहा जाएगा सामंत व्यवस्था।
तो ये क्या हुआ ना कि सातवाहन काल से चला आया था। कुषाण काल में शुरुआत हुआ था कि कुषाण के राजा जो था अपनी मंत्री को पैसा ना देकर जमीन हर मंथ देता था, तो इस व्यवस्था को सामंत व्यवस्था कहते थे। अब कुषाणों का राजा था, उस समय क्या था कि गुप्त काल के जो सिरगुप्त थे, इनके पूरा परिवार इसका मंत्री था, तो खूब सारा जमीन इसको हो गया, तो बहुत सारा जमीन इसका हो गया, तो इसलिए कहा गया गुप्त शासक कुषाण के सामंत थे। मतलब सिरगुप्त घटोत्कच वगैरह जो थे वो आपका कुषाण की नौकरी किया करते, मंत्री होंगे, और उससे हर मंथ जमीन ले गए हैं, तो एक बार इसके पास जमीन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये आपका गुप्त शासक को वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है। यानी गुप्त काल को किस वर्ण से मानते हैं, वैश्य वर्ण से संबंधित मानते हैं। इसका संस्थापक सिरगुप्त जो महाराजा की उपाधि लिया था, तो पूछेगा गुप्त शासन जो संस्थापक है सिरगुप्त किसका उपाधि लिया था, महाराजा की उपाधि लिया था। इसकी जानकारी हमें ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। बोलो दोस्तों कौन से अभिलेख से, तो ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, जो आदिराज द्वारा है ना, आदिराज द्वारा लिखा गया है। अब समझते हैं, अगला कुछ पॉइंट समझते हैं। गुप्त के प्रमुख जो शासक है, इसमें सबसे पहला नाम है चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। आपको बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 319 ईस्वी में यह आपका संस्थापक बने थे, और 344 ईस्वी तक आपका ये चंद्रगुप्त प्रथम रहे थे। हाँ 334 तक, माफ करेगा, तो 319 से 334 ईस्वी तक आपका चंद्रगुप्त प्रथम रहे थे, और यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम शासक, स्वतंत्र शासक माना जाता है। जब ये 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, तो राज्याभिषेक जब करवाए थे, तो उपाधि लिया था गुप्त संवत का, और गुप्त संवत शुरू किया था, और महाराज धीराज की उपाधि लिया था, महाराज धीराज की उपाधि लिया था। तो गाइस याद रखना है, महाराज धीराज की उपाधि आपका कौन लिए थे, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम, और राज्याभिषेक के समय आपका गुप्त संवत सिक्का चलाए थे, है ना, गुप्त संवत सिक्का चलाए थे। इनका विवाह की बात करते हैं, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम की विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। इस प्रकार से इनका कुछ सिक्का पर कुछ चित्र जो अंकित होते हैं, जो आपको लिच्छवी की है ना, लिच्छवी का परिवार से इनका सिक्का जो है ये रहते हैं। अब आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त काफी इंपॉर्टेंट राजा में से है ना। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में यह शासक बना। उपाधि इसका पराक्रम की उपाधि, अश्वमेधकर्ता की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, और कविराज की उपाधि। एक कई बार पूछा गया, पराक्रम, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत, कविराज। फिर से बोलना है, पराक्रम, पराक्रमांक बोलिए, पराक्रमांक बोलिए, पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत और कविराज की उपाधि लिया था समुद्रगुप्त। यह लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था। 20 वर्षों तक शासन के बाद लगभग ये पराजित हुआ, और भारत का ऐसे नेपोलियन है ना 20 वर्ष नहीं दोस्तों, माफ करिएगा, 20 शासकों को हराया था। ये 20 शासकों को पराजित किया, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ नामक इतिहासकार ने कहा था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसके दरबारी कवि हरिसेन, इसके दरबार में कवि रहा करते थे, कोर्ट ऑफ मिनिस्टर थे, हरिसेन नाम था उसका, क्या, हरिसेन। इसकी जानकारी प्रयाग या इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है ना। यानी कि यह आपका रचना भी क्या कहते हैं, प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति रचना इन्होंने किया था, और वहां पर इन्होंने संस्कृत भाषा संस्कृत में अगर पूछे, प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख भी है, और प्रयाग प्रशस्ति की बुक भी है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग इलाहाबाद में प्रशस्ति जो है, यह आपका इसका रचना, इस पुस्तक का रचना किसने किया था, तो हरिसेन। तो याद रखना हरिसेन जो है वह कौन सी पुस्तक रचना किया दोस्तों, तो याद रखना हरिसेन जो है वह आपका प्रयाग प्रशस्ति है ना, क्या, तो याद रखना दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति इसका रचना किया था, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति उसको बोल सकते हैं। और यह भाषा संस्कृत में किया था, लिपि ब्राह्मी में किया था, और एक शैली था चंपू शैली है ना। कौन से दोस्तों, तो आपका चंपू शैली में यह जो आपका रचना हुआ था, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, इसको
मतलब कि इसके संगीत प्रेमी का साक्ष्य मिला है। संगीत प्रेमी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिक्कों पर बीना बजाते हुए नजर आए थे। तो सिक्कों पर बीना वादन करते हुए, सिक्कों पर बीना बजाते हुए, तो याद रखना गाइस, सिक्कों पर बीना वादन करते हुए किसका चित्र अंकित है? तो याद रखना समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है संगीत का प्रेमी था और सिक्कों पर बिना बजाते हुए किसका चित्र अंकित है? तो बार बार पूछता है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और पॉइंट समझते हैं। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख है ना, एक एरन अभिलेख है, इसमें इसकी पत्नी का नाम है और पत्नी का नाम है दत्त देवी। क्या? दत्त देवी। और यहाँ पे भाई साहब अभी तो बताएं कि इन्होंने विवाह किया था, किससे विवाह किया था? इसका पिताजी विवाह किया था ना। इनका पत्नी का नाम है दत्त देवी, मतलब कि यह लिच्छवी का ही बेटा था, तो लिच्छवी की पोतहू हो गई दत्त देवी। एरन या समुद्रगुप्त का भोगनगर था, है ना। यह आपका अभिलेख क्या क्या मिला था? एरन अभिलेख या समुद्रगुप्त का आपका भोगनगर अभिलेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन कुछ बन सकता है कि चंद्रगुप्त दूसरा क्या क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यही समुद्रगुप्त का दो बेटा हुआ था, एक का नाम है रामगुप्त और एक का नाम है चंद्रगुप्त दूसरा। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी और ध्रुव देवी जो है इसकी पत्नी को फंसा लिया था चंद्रगुप्त, छोटका भैया हुआ था, ब्याह कर लिया था। और इसके लिए एक आपका है ना देवी चंद्रगुप्तम में उपन्यास भी है। आगे हम पढ़ेंगे इसे, इसको आगे समझते हैं। गुप्त काल का शासक 380 ईस्वी में बना। इसी के शासन काल को गुप्त काल के स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर पूछे कौन सा वंश को स्वर्ण काल बोलते हैं तो गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर पूछे कि गुप्त काल में वो कौन सा राजा था जिसके कार्यकाल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो चंद्रगुप्त दूसरा के। उपाधि विक्रमादित्य, शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने उज्जैनी पूर्ववर्धी स्वर की उपाधि, चंद्र की उपाधि, परम भागवत, शकादी आदि की उपाधि लिया था। राजधानी की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र इनकी प्रथम राजधानी था। उसके बाद यह राजधानी जो आपका उज्जैन बनाए थे। दूसरा राजधानी आपका उज्जैन और पहला आपका पाटलिपुत्र। याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? पाटलिपुत्र। किसका उपाधि था? विक्रमादित्य की उपाधि। किसके बाद? तो शक साम्राज्य की जो राजा था उसको हराने के बाद लिया था। इसके शासनकाल को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल के का नाम जाना जाता है। अगला पॉइंट, इसका वैवाहिक संबंध क्या है दोस्तों? इसका वैवाहिक संबंध जो है नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। तो यह राजवंश जो आपका नागवंश का उस समय था, उनकी राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया और उससे एक बेटी पैदा हुआ, उनका नाम है प्रभावती गुप्ता। क्या नाम है? प्रभावती गुप्ता नाम है। और इसका विवाह जो है वकाटक शासक रुद्रसेन दूसरा से हुआ है। वकाटक शासक रुद्रसेन दूसरा से हुआ था। फिर से ध्यान देना है। अगर इसका विवाह की तो राजकुमारी कुबेर नाग से। अब चंद्रगुप्त और कुबेर नाग के दाम्पत्य जीवन से बेटी पैदा हुआ प्रभावती गुप्ता, और ये क्या विवाह के से हुआ? तो वकाटक के शासक रुद्रसेन दूसरा से इसकी विवाह हुआ। इसी के समय चीनी यात्री फाहियान भाता कब फेमस है? चीनी यात्री फाहियान। तो याद रखना चंद्रगुप्त दूसरा के समय चीनी यात्री जो है ना, चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। इसके दरबार में 9 विद्वान थे, इसे 9 रत्न कहा गया था। तो समुद्रगुप्त के दरबार में कितने विद्वान थे भाई साहब? 9 विद्वान, इसे 9 रत्न कहा गया है। अब इसका राजकवि का नाम था आपका साव। संधि विग्राहक सचिव जो था उसको वीरसेन कहा गया है। शक के विजय के बाद मालवा में चांदी का सिक्के का एक प्रचलन किया था। मध्य प्रदेश की जो क्षेत्र है मालवा, वहां पे चांदी का सिक्के का इन्होंने प्रचलन किया था। अब बात करते हैं फाहियान का। फाहियान से कुछ इंपॉर्टेंट बात है। फाहियान इसके दरबार में आया था, तो कुछ यहां से इंपॉर्टेंट फंडा बन सकती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री पहले यही आया था फाहियान। पुस्तक फोयुकी है ना, क्या पूछते दोस्तों? तो फोयुकी नामक एक पुस्तक लिखे थे, या फायुकी बोल सकते हैं इसको। तो फायुकी नामक एक पुस्तक लिखे थे आपका चंद्रगुप्त दूसरा। स्थल मार्ग से भारत आया था, जबकि जल मार्ग से वह वापस चला गया था। स्थल मार्ग से भारत आया था और जलमार्ग से चला गया था। कौन सा किताब? फायुकी। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त दूसरा के दरबार में। मध्य प्रदेश में इन्होंने किताब में बोला कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का देश है और चंडालों का प्रथम वर्णन किया। चंडाल समझते हैं ना, अभी बोलते हैं सर तो चंडाल है मतलब बदमाश है ना, गुंडा, तो इसको बदमाश या गुंडा कहिए। ये आपका चंडालों का प्रथम वर्णन मिलते हैं
पाटलिपुत्रा में विनिमय माध्यम था। कौड़ी, कौड़ी समझते पैसा, कौड़ी हमें नॉर्मल भाषा में बोलते हैं विनिमय माध्यम, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, उसको बोलते हैं विनिमय माध्यम। इतनी सारे, एक बार फाहियान की बुक में क्या क्या था, तो ये आपका चीनियाती था, चंद्रगुप्त दूसरा दरबार में आया था, गुप्त वंश में आया था, पुस्तक फारूकी के लिखा था, स्थल मार्ग से आया था जबकि जल मार्ग से गया था, मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा, चंडालों का प्रथम वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र की में विनिमय का माध्यम को कौड़ी कहा है। अब आते हैं चंद्रगुप्त दूसरा का जो नवरत्न थे, 9 लोगों थे, उससे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। नवरत्न क्या क्या है, बड़ा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे नवरत्न में सबसे पहले अपना कालिदास है। क्या कालिदास सर्व प्रमुख नवरत्न, यही आपका कालिदास फेमस दोस्तों। तो पहला आपका नवरत्न जो है चंद्रगुप्त, दूसरा का वो आपका कालिदास। फिर धनवंतरी चिकित्सक थे, डॉक्टर थे इनके क्या, वराह मिहिर खगोल शास्त्री और ज्योतिषी, ये आपका वराह मिहिर था। अमर सिंह ये आपका केसकार या डिक्शनरी का निर्माणकर्ता ये थे। छपनक फलित ज्योतिष था। शंकु वास्ताकार था। वेताल भट्ट जादूगर था। अब घटक पर कूटनीतिज्ञ थे। और आपका वररुचि जो आपका व्याकरणचार्य था। वररुचि क्या था आपका, व्याकरणचार्य। तो याद रखना है नवरत्न कालिदास धनवंतरी, कालिदास धनवंतरी, कालिदास धनवंतरी, दो पहला कालिदास धनवंतरी, वराह मिहिर अमर सिंह, वराह मिहिर अमर सिंह, कालिदास धनवंतरी, एक बार बोलिए सब लोग, कालिदास धनवंतरी वराह मिहिर अमर सिंह, कालिदास धनवंतरी वराह मिहिर अमर सिंह, कालिदास धनवंतरी वराह मिहिर अमर सिंह। छपनक बोलना है क्या, छपनक शंकु, छपनक शंकु, छपनक शंकु। बेताल भट्ट घटक पर, ये बेताल भट्ट घटक पर और वररुचि। कुछ और इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम के समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, जैसे कि हम आपको बोले थे कि रामगुप्त की पत्नी तो ध्रुव देवी, और यहाँ पे इसका चंद्रगुप्त दूसरा जो था यह इनकी पत्नी से विवाह कर लिया था और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी। तो ये दोनों में प्रेम विवाह हुआ था क्योंकि ध्रुव देवी इसका बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी। तो इसी का किताब लिखाया है उपन्यास देवी चंद्रगुप्तम, और देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक लिखा है विशाख दत्त। कौन दत्त भाई साहब, विशाख दत्त लिखा। ये दोनों का लव स्टोरी था, दोनों का प्रेम कथा था उसमें, है ना, लव स्टोरी या प्रेम कथा था उसमें। आइए अब बात करते कुमारगुप्त, बहुत फेमस रहा। सिर्फ के सिर्फ एक क्वेश्चन बनते, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त किया था। और अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वज जलाकर राख कौन कर दिया, तो याद रखना जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति, सॉरी जलालुद्दीन नहीं थे, बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी, ये आपका जलाकर राख 1204 से 5 या 3-4 में आपका ये किया था, है ना। उपाधि महेंद्रादित्य की उपाधि लिया था या शकादित्य की उपाधि लिया था, दो उपाधि याद रखना, महेंद्रादित्य या शकादित्य। कुमारगुप्त प्रथम की दो उपाधि काफी फेमस है, महेंद्रादित्य या शकादित्य। और इसकी जानकारी जो अभिलेखों से मिला गुप्त शासकों का, और इसमें आपका एक सबसे फेमस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। अगला है स्कंदगुप्त या क्रामदित्य या आपका सक्रोपम। और सुदर्शन झील का यहां से भी आया कि सुदर्शन झील का पूर्णोद्धार मतलब इसका मरम्मत कराने का काम गुप्त काल में कौन किया था, तो गैज याद रखना है गुप्त काल में स्कंदगुप्त किया था, स्कंदगुप्त किया था। पर्णदत्त के सौराष्ट्र का एक गवर्नर था, है ना, और हुनों का आक्रमण इस समय हुआ था। मिलावट वाले सिक्के भी इस समय, आपको मिलावट की सिक्के की बात इसमें कहा गया। अगला पॉइंट समझते हैं भानुगुप्त की, है ना, कौन गुप्त भाई साहब, भानुगुप्त की बात करते हैं। भानुगुप्त एरन अभिलेख से पता चलता है, मतलब भानुगुप्त का नाम जो है वह किस अभिलेख से, एरन अभिलेख से। भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हुनों को विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, है ना, इसी का सेनापति गोपराज था। और हुन उसकी पत्नी सती हो गई। तो पहली बार सती का साक्ष्य जो मिलता है वो आपका भानुगुप्त का सेनापति गोपराज जो है इनके पत्नी से मिलता है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो प्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहां से, एरन अभिलेख से। इसका अंतिम लास्ट रूलर की बात करते हैं, अंतिम शासक की बात करते हैं, तो गाइज याद रखना है अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। क्या नाम दोस्तों, विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अब समझते हैं इनके कुछ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इसके कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, इसका क्या क्या, क्योंकि फेमस है आपका। तो गुप्ता पीरियड पॉलिटिकल सिस्टम, गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है और हमें क्या क्या समझने को मिलता है। सबसे पहले देश, इसको गोपना या गोपत्री कहा गया है। देश क्या बोला गया, गोपना या गोपत्री। फिर आपका भुक्ति, इसको उपरी कहा गया है। फिर उसका जो विषय था इसको विस्पति कहा गया है।
फिर आपका फेट को फेटपति कहा गया, ग्राम को ग्रामपति या ग्रामिक। मतलब कि अगर कहे गुप्त काल में समाज की सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम से बड़ा हुआ तो पेट, पेट नहीं पेट, पेट से बड़ा हुआ विषय, विषय से बड़ा हुआ भुक्ति, भुक्ति से बड़ा हुआ देश, है ना। ग्राम को हुआ ग्रामपति या ग्रामिक, पेट को हम कहते हैं, आपका पेट को बोलते हैं पेटपति, विषय को बोलते हैं विषयपति, विषयपति, भुक्ति को बोलते हैं उपरिक, उपरिक, और देश जो है उसको बोलते हैं गोपना या गोपति। इतनी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। अगला बात समझते हैं कि केंद्रीय प्रशासन के बारे में, है ना। केंद्रीय प्रशासन क्या था? जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका था उसे हम बोलते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो शासक का प्रमुख राजा होता था, किंग होता था। राजतत्व का देवीकरण किया गया था, मतलब किसका जो है ना डिवाइन एलिमेंट ऑफ किंग एलिमेंट में किया गया। गुप्तकालीन मंत्री से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार आज का डीएम है, उस डीएम साहब को पहले क्या कहा गया था? कुमारमात्य। कुमारमात्य जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन का सबसे ऊपरी हिस्सा, प्रशासन का सबसे ऊपरी सिरा को कुमारात्य कहा गया, कुमारमात्य कहा गया। युद्ध एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी महादंडनायक, महादंडनायक युद्ध एवं सेना माफ करिएगा, युद्ध एवं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी को महादंडनायक कहा गया। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को आ गया दंडापासी, है ना, दंडापासी कहा गया। उसके बाद शांति एवं वैदेशिक नीति के सर्वोच्च अधिकारी कहा गया महासंधि विग्रहिक। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलिधिकृत कहा गया, और आपका दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को कहा गया अग्रहारिक, क्या अग्रहारिक इत्यादि नाम से जाना गया। अब हम समझते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में, है ना। आपका प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। इसका नाम जो है भुक्ति या अवनी है। इसका प्रमुख को हम उपरिक बोलते हैं या राजकुल से संबंधित है। अगला समझते हैं कुछ नोट में, इसकी पॉइंटें जो है आपके नोट में लिखा हुआ है। गुप्त काल में काश्यप नामक नए वर्ग का उदय हुआ है। तो गुप्त काल में कौन सा वर्ग का उदय हुआ है? तो याद है दोस्तों, कायस्थ नामक नए वर्ग का। इसका काम क्या है? लेखा जोखा करना। कायस्थ शब्द का प्रथम उल्लेख, कायस्थ शब्द का जो प्रथम उल्लेख है याज्ञवल्क्य स्मृति में है। क्या? याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका चर्चा जो दोस्तों वह किया गया है। अब समझते हैं गुप्तकालीन समाज। कौन समाज के बारे में? गुप्तकालीन समाज। ये गुप्त का सोसाइटी कैसा है? तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन जन्म आधारित था। फाहियान ने चंडाल का उल्लेख किया था। ब्राह्मणों को ग्रामदान दिए थे। शूद्रों की स्थिति में सुधार था। और याद रखना है इसका नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का चर्चा है। तो नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों की चर्चा है। इसमें स्त्रियों की स्थिति की बात कहा गया। पुराण सुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा या बाल विवाह, ये आपका गुप्त काल में कुछ स्त्रियों की बात थी। दयनीय स्थिति की बात करते हैं तो स्त्री को पुरुष निजी संपत्ति मानते थे, है ना। जो स्त्री हो पुरुष को क्या, स्त्री को पुरुष क्या निजी संपत्ति मानते थे, आज भी मानते हैं। देवदासी का प्रथा यहाँ पे था। कौन प्रथा दोस्तों? देवदासी का यहाँ पे प्रथा था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, गुप्ता इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। तो भू राजस्व, भूमि जो राजस्व भू कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाले कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को हम क्षेत्र या एरिया बोलते थे। वास्तु, वास करने योग्य भूमि को हम लोग वास्तु कहते थे। चारागाह, पशुओं को चारा योग्य भूमि को हम चारागाह करते थे। सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होता था उसे सील कहते थे। अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होता था उसे हम अप्रहत कहते थे। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी तो क्या बोलते दोस्तों? अप्रहत के नाम से जाना गया था। सिंचाई के लिए
रहट या घंटी का प्रयोग, देख रहे हो जो दोस्तों, यहाँ पे सिंचाई के लिए, यहाँ क्या था तो अंदर में कुआं था और कुआं से रस्सी से इस प्रकार से इस माध्यम से रस्सी, जैसे कि बैल घूमता था तो ये वाला आपको घूमता था, ये घूमेगा तो कुआं से पानी रस्सी के माध्यम खिंचा था और जैसे जब बैल गया ये खिंचाया और कुछ सिस्टम था, उसके बाद रस्सी नीचे जाता था, फिर पानी बाहर निकल गया। तो इसको कहा जाता था आपका, है ना, कुवट, इसको आपका नाम दिया गया था। आपसे पता कि रहट या घंटी, श्रेणी में प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, मतलब कि श्रेणी प्रधान ज्येष्ठ का। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, बहुत बार पूछा गया है कि उज्जैन जो था गुप्त काल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र रहा था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रे जारी किए थे। इनकी स्वर्ण मुद्रों का अभिलेख को दिनार कहा गया। क्या दिनार कहा गया? तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने की मुद्रा जारी किए। इसकी सोने का मुद्रा क्या क्या? दिनार। तो सबसे ज्यादा सोने का मुद्रा आपका गुप्त काल ने जारी किया था। राजकीय धर्म की बात करते हैं, वैष्णव इसके राजकीय धर्म था। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, गरुड़, है ना, गरुड़ जो इनके राजकीय चिन्ह थे, आपका वैष्णव आपके राजकीय चिन्ह हो गए हैं। आपकी बात करते हैं, भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार मानते थे, वराह था इसका। तो भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार, सबसे लोगों में प्रिय अवतार को हम वराह कहते थे और यहाँ पे त्रिमूर्ति की पूजा होती थी। फिर से एक बात याद रखना, राजकीय धर्म वैष्णव, राजकीय चिन्ह गरुड़, भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह, त्रिमूर्ति पूजा की यहाँ पे चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते गाइज, सबसे पहले इसमें कुछ गुप्त कालीन साहित्य की बात करते हैं या फिर स्वर्ण गोल्डन एज इसको क्या है। तो ये आपका बात करते हैं शूद्रक का लिखा नाटक में मृषकटिकम या माटी का खिलौना गाड़, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम जो है विश्व की एक ऐसी उत्कृष्टम साहित्यिक कृत्य में से एक है। इसमें से राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेमी की कथा का चित्रित है, जिसका पुत्र भरत जो आपका प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। अभिज्ञान शकुंतलम की हम बात कर लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह आपका भारत का प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। दूसरी रचना भगवद गीता है, भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है। ये सभी नाटक सुख्यांत और दुख्यांत नाटकों को एक भी नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। निम्न वर्गों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे। मतलब यहाँ अलग अलग वर्ग में अलग अलग लैंग्वेज का किया गया था, भाषा की बात कही गई थी, लेकिन जो उच्च जाति के लोग थे वो हमेशा संस्कृत भाषा को बोलते थे। बुद्ध घोष ने हिनायन धर्म और प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमगा लिखा है। तो याद रखना है, बुद्ध घोष हिनायन धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा है? तो आपका विशुद्धिमगा, ये बहुत फेमस है विशुद्धिमगा। जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्याय अवतार सबसे प्रसिद्ध है। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी। असंग महायान धर्म का प्रखंड विद्वान था। वसुबंधु ने अभी धर्मकोश लिखा है, इसमें बौद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। अगला कुछ बात समझते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, क्योंकि संस्कृत गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित संस्कृत जो पंचतंत्र है, संस्कृत के संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसके 5 भागों में बांट दिया गया है। तो संस्कृत को 5 भागों में बांट दिया गया है। इसमें मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और आपका अप्रिय छाकारित्व कहा गया है। तो ये आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखा पंचतंत्र को, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों में, ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी याद रखना है आपका क्या क्या, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और आपका अप्रिय छाकारित्व की आपका चर्चा यहाँ पे किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ और पॉइंट है। अब यहाँ पे कुछ नाटककार जो है क्या क्या लिखा गया वो आपसे एग्जाम में पूछ जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास लिखा है,
अभिज्ञान शकुंतलम नाटककार क्या कालिदास है। इसका नाटक का विषय क्या, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा है ना। मालविका अग्निमित्रम कालिदास, जितना भी प्रेम प्रसंग वाला सब कालिदास से लिखता है। अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें दुष्यंत और शकुंतला कैसे फसल थी, कैसे प्रेम करता था, लव क्या था, उसी के बारे में कालिदास छाप दिए हैं। मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्र व मालविका के प्रेम कथा की कहानियां है। और उसके बाद है विक्रम वेश्यम, ये आपका कालिदास की बात है। इसमें सम्राट पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखे हैं। इसे ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया गया है। मृषकटिकम, ये आपका शूद्रक की बात कही गई। इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्तदास का वर्णन किया गया। देवी चंद्रगुप्तम फेमस है आपका। ये देवी जो आपका रामगुप्त की पत्नी देवी हुआ करते थे, ध्रुवस्वामी देवी बोलते थे, और एक छोटा भाई चंद्रगुप्त दूसरे, दोनों का फसल थी। तो इसमें कहा गया ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त द्वारा सकराज एवं बद्ध की ध्रुवस्वामी का विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। चारुदत्तम एक भास है। इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। उसके बाद सोमदासता भास जो है, इसमें आपका महाराज उदयन व वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें कुछ और गुप्त कालीन वास्तुकला की बात करते हैं। अजंता के निर्मित 29 गुफाओं का वर्णन है, 29, जिसके केवल 6 ही शेष है। गुफा की संख्या 16 और 17 गुप्त कालीन थी। इसमें 16 गुफा में उत्कीर्ण मरणसन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा की संख्या 17 को चित्रशला कहा गया है। इसे चित्रशला में बुद्ध का जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा संबंधित, अगर पूछे अजंता गुफाएं तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से अजंता गुफाएं संबंधित है ना। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाओं, बाकी गुफा जो बाकी आपका जो मध्य प्रदेश जिला, जो आपको मध्य प्रदेश में नर्मदा की बिंद पर्वत को काटकर बनाई गई थी, है ना। अब समझ दोस्तों, अब क्या दोस्तों, अब है मंदिर बनाने कला जो है का जन्म गुप्त काल से हुआ। जो मंदिर का कला है, जो मंदिर इस प्रकार से आप बना लेते हैं पहाड़ पर कहीं पर भी, तो मंदिर बनाने की कला जो है वह गुप्त काल में ही शुरुआत हुआ है। मंदिर बनाने कला का जन्म जो है वह आपका कहाँ हुआ है दोस्तों, तो गुप्त काल में ही शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे कुछ मंदिर है। एरन का विष्णु मंदिर, एरन सागर जिला मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में। सांची का मंदिर, काफी VVI लगा लो भाई साहब। सांची का मंदिर आपका सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना मध्य प्रदेश में है। तिगवा का ककाली देवी मंदिर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर काफी फेमस है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पर्वती नचना मंदिर, कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। नागोद का शिव मंदिर, नागोद सतना जिला मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका खो का शिव मंदिर, खो आपका सतना जिला मध्य प्रदेश में है। मढ़ी का मंदिर, मढ़ी जबलपुर मध्य प्रदेश में है ना। अब यहाँ पे एक और है, गया का विष्णु मंदिर। गया का विष्णु मंदिर भी गुप्त कालीन मंदिर है दोस्तों, ये नहीं आप लिखा हुआ, हमारा गया जिला छोड़ देता है ऐसे। आगे बात समझ में आए। गुप्त कालीन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लास्ट है आपका गुप्त काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर क्या क्या था। गुप्त काल में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ? जी हाँ दोस्तों, आविष्कार हुआ था जीरो का, डिस्कवरी ऑफ जीरो। पटना का आर्यभट्ट का नाम सुनो, जीरो और दशमलव पत्ती का आविष्कार होता। आप सभी को पता है जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। अगर जीरो नहीं होता तो मैथमेटिक्स नहीं होता। इस बात की चर्चा स्वामी विवेकानंद 1883 ईस्वी में आपका शिकागो में भाषण दिए थे और बोले थे, 24 घंटा लगातार भाषण दिए थे और बोले थे जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। जीरो नहीं होता तो आपका मैथमेटिक्स का बातें नहीं बढ़ता। तो आर्यभट्ट प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। अगर पूछे आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है, उनके अन्य ग्रंथ दशागीत सूत्र और आर्य षष्ठकम है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया, उसकी परिधि का अनुमान किया। आर्यभट्ट दशमलव प्रणाली का खोज किया। आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किया। दशमलव का सिद्धांत गड़बड़ा गया, ये जो है दशमलव का सिद्धांत दिया। और आपका सर्वथा नई देन, मतलब कि दशमलव के सिद्धांत का सर्वथा नई देन विधि, तो ये दशमलव ही हो गलो और जीरो ही हो गलो, दोनों को खोज किया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम, इसमें इसका अन्य ग्रंथ भी है
10 गीत सूत्र, आर्य षष्टक, है ना। अभी यहाँ सरस्वती पूजा चल रहा है दोस्तों, थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा, मैनेज करना। इसलिए एक वीडियो एक दिन हम नहीं भी आपको लोड कर पाए थे, एकदम महल में डिग डिग था, डीजे बजाता है। वराहमिहिर, आर्यभट्ट का बाद दूसरा प्रसिद्ध को है वराहमिहिर साहब। देखिए एकदम भाई रे भाई कितना सुंदर लग रहा है, वाह वाले से। वराहमिहिर की बात करते हैं तो गुप्तकालीन गणितज्ञ और ज्योतिष वराहमिहिर था, है ना। उनके 6 ग्रंथ उल्लेखनीय है। पद सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, बृहत संहिता, वृहजजाक और आपका लघु जातक। उसका ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र जो एक गुप्तकालीन गणितज्ञ थे, इन्होंने आपका बृहस्फुटि सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। ब्रह्मगुप्त के बाद खंड खाद और ध्यान ग्रह की रचना हुआ था। चिकित्सा की बात करते हैं, मेडिकल की हम बात करते हैं तो धनवंतरी का नाम आता है। क्या धनवंतरी का नाम आता है मेडिकल की बात। धनवंतरी आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को राज्यसभा का सदस्य माना गया है। जिस प्रकार से आज राज्यसभा का सदस्य के वैल्यू, उसी प्रकार से उसमें धनवंतरी थे, है ना। गुप्त काल का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एवं धातु विज्ञान वेता नागार्जुन थे। कौन थे भाई साहब? आपका नागार्जुन थे। अब अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है पुष्यभूतिवंश, जो आज नहीं पढ़ेंगे। सो गाइस जी पूरा की पूरा चैप्टर गुप्त काल कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।